फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिर से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग एंड ऑसम सब्जेक्ट सीए इंटरमीडिएट के लिए, जो है ऑडिट। मैं आपका दोस्त एंड अगेन आपका होस्ट इस सब्जेक्ट के लिए। आज हमारा पर्पस जो है इस वीडियो का वो है क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना। हमने लास्ट वीडियो जो हमारी ऐसे 200 से पहले वाली थी उसमें हमने खत्म भी ऐसे ही किया था कि हमें नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 200 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, प्लस एसक्यूसी बन के भी करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे 200 के क्वेश्चन आंसर से। मैं आपको 10 सेकंड्स का वो दे देता हूं कि क्यों, मतलब सॉरी 1 मिनट का वो दे देता हूं ब्रीफ कि क्यों हम लोगों को क्वेश्चन आंसर करने जरूरी है। बिकॉज सर हम क्यों करें। दोस्त मैं आपको बताता हूँ एक चीज। आपको फॉर एग्जांपल जस्ट प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल लेना, आपको गाड़ी चलानी है, मान लो कार चलानी है या बाइक चलानी है, कोई भी मोटर व्हीकल चलाना है। तो आप एक चीज बताओ, आप देख करके साइड में आपके पर्सन बैठा है जो चला रहा है, उसको देख करके आपको मतलब कितना आप सीख जाओगे। सर हम काफी सीख जाएंगे, हम तो एक्सपर्ट, हम तो सीख गए कि आगे चलानी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या आप हाईवे पे फिर वो गाड़ी या वो मोटर व्हीकल चला लोगे क्या? आपने बस देखा है, आपने चलाया नहीं है। नॉर्मल गली में, रोड पे, खाली रोड पे आपने कुछ चलाया नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, आपको डायरेक्टली हाईवे पे दे दिया, तो कितना ज्यादा रिस्क है कि एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे ही सेम आप समझ रहे होंगे कि आपको ऑडिट आता है, आपको स्टैंडर्ड की नॉलेज है, उसके कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको अच्छे से पता है, आपने समरी पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, मेरी ये वीडियो देखी है और टीचर्स की देखी है, नोट्स पढ़े हैं, सब कुछ किया है, 100% सब किया है। इट मींस आपने देखा है। क्या आपने उसको अभी लिख के देखा, प्रैक्टिस किया? जैसे आपने गाड़ी चलाई, प्रैक्टिस की, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लिख करके देखना बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे से जाना चाहिए, उसका आंसर आपके आंखों के आगे से जाना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से ऐसे पूछता है, उसका ऐसे आंसर होता है, इतने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, इतना टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। अदरवाइज क्या होगा, रिस्क क्या लेके जा रहे हो एग्जाम में, यार वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, पता ही नहीं रहेगा उसका आंसर क्या था, इस टॉपिक में से था, इस टॉपिक में से दो ऐसे कंबाइंड थे, एमसीक्यू में दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन था एग्जैक्टली, चार ऑप्शन में से कौन सा एग्जैक्ट ऑप्शन था, वो नहीं समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आंसर सोल्व करने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बेनिफिट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बनता है आपका, कि आपको पता लगता है कितने टाइम में आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। थर्ड चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, बट मैंने अप्लाई की थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, कि आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आपको 100 मार्क्स का फोकस रखना है, बट ऐसा नहीं कि 100 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, मार्क्स आ गए 40 45 या उससे भी कम। आपको प्रिपरेशन मान लो आपने 80 मार्क्स का ही किया, 20 मार्क्स का आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, बट 80 मार्क्स में आपकी एक्यूरेसी लेवल 60-70% है, वहां आपके मार्क्स 55-60 के आसपास। तो आपको एक्यूरेसी बनानी है, जितना भी आप कर रहे हो ऐसा करके जाओ, उसको क्वेश्चन आंसर उसके पास्ट ईयर सब कुछ करके जाओ उसका, यार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा। आपने कोई टॉपिक छोड़ना है ना, मैं छोड़ने के फेवर में नहीं हूं, बट आपने छोड़ना है ना तो आप लिमिटेड छोड़ो, बट बाकी जो कर रहे हो फिर वो ऐसा करो कि भाई उससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं 100% स्कोर करूंगा, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। तो एक्यूरेसी आपकी आएगी जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, सो अब ऐसे 200 का पहले करते हैं, फिर हम एसक्यूसी 1 का करेंगे। तो ऐसे 200 का सबसे पहले मैं करता हूं जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं, क्विक रिवीजन। ऐसे 200 का आपको नोट्स दिख रहा होगा, समरी चार्ट दिख रहा होगा आपको, मैंने थोड़ा और इसको जूम कर दिया। ऐसे 200 में सर हमारे पास कितने पार्ट्स थे, मैंने आपको बताया था, नाम बताओ इसका जल्दी से। सर इसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके सर, दो पार्ट में डिवाइड किया था, मुझे बताया था कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड कंडक्ट करना ऑडिट को ऐसे के साथ। तो सर ये तो ब्रॉडर व्यू हो गया। अब आपने इसको डिफरेंट, हमने पढ़ा इसको कैसे था सर, हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। नंबर 1 हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव इसके सर दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और रिपोर्ट इशू करना एसए के हिसाब से, एज पर एसए कम्युनिकेट करना, एग्जांपल एसए 700 सीरीज। सेकंड पॉइंट सर हमने पढ़ा था इसका एप्लीकेबल एफआरएफ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना साथ साथ में नोट्स, ये चार्ट आपको ट्रेमेंडसली हेल्प करेंगे, भयंकर तरीके से हेल्प करने वाले हैं। एप्लीकेबल एफआरएफ सर उसका मतलब क्या है, मतलब किस तरीके से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए थे, और वो बनाना एडॉप्ट करना एफआरएफ रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर की नहीं होती। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी बनाने की नहीं होती, चेक करने की होती है ओनली। और सर दो टाइप के होते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क नाम से क्लियर है कि फेयर प्रेजेंटेशन के लिए हम उस एफआरएफ की रिक्वायरमेंट से डेविएट कर सकते हैं, फॉर ओनली फॉर द फेयर प्रेजेंटेशन, कि अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए, एग्जांपल एएस इंड एस। बट कंप्लायंस फ्रेमवर्क नाम से क्लियर है, कंप्लायंस मतलब आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, 100% कंप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल कंपनीज एक्ट के लिए कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट, बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस एक्ट।
तो इनके अंदर रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डिफरेंट कंपनीज को ऐसे बनाने हैं, तो वैसे ही बनाने हैं, वो लॉ ऑफ द लैंड है, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो क्या होता है सर, क्यों जरूरत पड़ती है, ऑडिटर क्यों चेक करता है, बिकॉज एफआरएफ के हिसाब से बने तभी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, अदरवाइज ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो आपको उसी पे रिपोर्ट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो आपको एफआरएफ की नॉलेज चाहिए और एफआरएफ को चेक करने की उसके हिसाब से बने या नहीं बने, नहीं बने तो आपको फिर वहां पे अपना ओपिनियन अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा। कंप्लायंस 100% फॉलो होना चाहिए, क्योंकि उससे आप डेविएट नहीं कर सकते, बट फेयर के अंदर, फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर आप डेविएट कर सकते हो अगर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए करना चाह रहे हो तो। ओके, थर्ड पॉइंट था सर हमारा ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क में सर तीन चीजें थी, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। सर ऑडिट रिस्क का मतलब क्या था सर, इसका मतलब था कि आपने गलत ओपिनियन दे दिया, उसका रिस्क है। सपोज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड थे, तो आपको वहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन देना था या एडवांस ओपिनियन देना था या डिस्क्लेमर करना था, मींस मॉडिफाइड ओपिनियन देना था, बट आपने वहां पे दे दिया क्लीन ओपिनियन। तो ये जो रिस्क हुआ, आपने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया मटेरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो वो जो रिस्क है दैट इज ऑडिट रिस्क। सर ये अलग अलग तरीके से जनरेट होता है, हाँ तीन का कॉम्बिनेशन है सर, इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क, इसको हम बोलते हैं रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर मतलब ये जो रिस्क होता है ना, ये ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है दोनों, ये ऑडिटर की वजह से रिस्क नहीं आता, ये दोनों चीजें जो पहले से होती हैं। फॉर सर जैसे इनहेरेंट रिस्क का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैनेजमेंट के जितने भी जजमेंट्स हैं, जहां पे भी एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, जितने भी प्रोविजंस आपके हैं, वो फिगर्स क्या है वो चेंज हो सकती है, अगर सोर्स डाटा चेंज होता है, जजमेंट चेंज होती है, तो अगर डाटा चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगी, तो रिस्क है ना कि अमाउंट जब स्टेबल ही नहीं चेंज हो सकती है, तो वो रिस्क है कि ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, आपने प्रोसीजर अभी परफॉर्म नहीं किए, कंट्रोल्स की हमने अभी बात नहीं की, कंट्रोल्स कंसीडर किए बिना, जो रिस्क ऑलरेडी है दैट इज इनहेरेंट रिस्क। जैसे बोलते हैं ना कि हम बचपन से पैदा ही हम ऐसे हुए हैं कि हमारे अंदर टैलेंट इनबोर्न है, इनहेरिटेड है, ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं टाइम पे, ये जब पैदा हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये रिस्क ऑलरेडी है, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब है कि कंट्रोल्स को कंसीडर किया आपने और कंट्रोल्स आपके फेल हो गए, या तो प्रिवेंट करने में, या डिटेक्ट करने में, या करेक्ट करने में मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। ओके, तो वहां पे हो गया कि कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल्स फेल होने की वजह से रिस्क आ गया, दैट इज कंट्रोल रिस्क। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ऑडिटर इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को अलग नहीं करता। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क साथ क्यों चलते हैं, रिस्क साथ ही चलते हैं बिकॉज़ किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं कंट्रोल्स होते, कंट्रोल्स होते हैं तो वीक होंगे या स्ट्रांग होंगे या नॉर्मल लेवल पे होंगे, तो ऑडिटर कंट्रोल की टेस्टिंग करता है, तो ये दोनों रिस्क साथ में स्टडी करता है, वो दोनों रिस्क कंबाइनली स्टडी होते हैं, अलग अलग नहीं होते। नेक्स्ट इज डिटेक्शन रिस्क। सर डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या है, आपके प्रोसीजर फेल हो गए, तब जो रिस्क वहां पे हुआ, प्रोसीजर फेल होने की वजह से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, डिटेक्ट नहीं कर पाए, दैट रिस्क इज योर डिटेक्शन रिस्क। सर इन तीनों में कोई रिलेशनशिप है, हाँ इन तीनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों बढ़े तो ऑडिटर प्रोसीजर क्या करेगा, ज्यादा परफॉर्म करेगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो प्रोसीजर ज्यादा, तो आपका डिटेक्शन रिस्क कम होगा। तो सर ऐसे ही इसका वाइस वर्सा कि अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों कम है तो ऑडिटर प्रोसीजर क्या करेगा, अपने कम परफॉर्म करेगा, तो जो डिटेक्शन रिस्क है वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोसीजर कम परफॉर्म किए तो उसके अंदर हो सकता है प्रोसीजर जो आपने कम परफॉर्म किए तो आपने चीजें कम चेक की, तो रिस्क बढ़ गया ना कि आपके प्रोसीजर के अंदर कुछ कमियां रह गई हो, तो डिटेक्शन रिस्क बढ़ेगा। तो इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क कम है तो डिटेक्शन रिस्क आपका बढ़ सकता है, और वो जो ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क आपका कम हो सकता है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट सर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेट ऑडिट हमने पढ़ा था, एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती है ऐसे 200 की, कुछ रिक्वायरमेंट्स है ऐसे 200 की। पहली है एथिकल रिक्वायरमेंट, दूसरा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तीसरा है प्रोफेशनल जजमेंट, चौथा है स्कोप ऑफ ऑडिट, फिफ्थ है आपका इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सर एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या था, ये नेक्स्ट पे मैं आपको स्लाइड पे ले जाता हूं, एक सेकंड। यस, सो ये हमारी स्लाइड है, इसमें आपको दिख रहा है एथिकल रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो इंडिपेंडेंस का हमने समझा था इसके अंदर कि इंडिपेंडेंस दो तरीके से होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होती है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ये चैप्टर 1 में डिटेल में कवर करेंगे। आपको पता है ना ऑब्जेक्टिविटी मतलब एविडेंस के बेस पे बोलना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब आपके पास नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना, उस काम को करने की ट्रेनिंग होना, ठीक है, तो वो सब चीजें आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट में आती है। नेक्स्ट हमने देखा था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उसका मतलब क्या होता है सर, या कितने क्वेश्चन पूछते हो, तो यही इसका मतलब है, मतलब अलर्ट एंड क्वेश्चनिंग माइंड रखना। जब आप ऑडिट कर रहे हो तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो जाएगा, दिस इज स्केप्टिसिज्म, जो आप मेरे से पूछ रहे हो, बार बार पे क्वेश्चन कर रहे हो, जब आप ऑडिट के टाइम पे करोगे यही चीज तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो जाएगा। तो जिससे आप जब भी एविडेंस आप देख रहे हो, जो कोई डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, फ्रॉड इंस्पेक्टर आपको हो सकते हैं वहां पे मिल जाए, तो उसके रिगार्डिंग आपको अलर्ट रखता है, और थ्रू आउट द ऑडिट, पूरे ऑडिट के टाइम पे आपको ये मेंटेन करना है।
नेक्स्ट है प्रोफेशनल जजमेंट। सर 3 चीजों को अप्लाई करना है आपको जब आप ऑडिट कर रहे हो, बिकॉज आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के एक्सपर्ट हो, तो उन चीजों को अप्लाई करना है आपको। क्या क्या चीजें? एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज एंड ट्रेनिंग, 3 चीजों को आपने अप्लाई कर दिया अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव में। जब आप काम कर रहे हो, एंगेजमेंट कर रहे हो, तो वो जो आप अप्लाई कर रहे हो, जो आपका डिसीजन निकल रहा है, जो उसको बोलते हैं जजमेंट जो निकल रही है, दैट इज योर प्रोफेशनल जजमेंट। सर कहाँ यूज होती है? मेटिलिटी के अंदर, मतलब ऐसे 320 रिस्क निकालने के अंदर, मैनेजमेंट की जजमेंट को इवैल्यूएट करने के अंदर, एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है नहीं उसको देखने के अंदर, कंक्लूजन निकालने के अंदर। तो इन सब जगह पे आपकी जजमेंट यूज होती है, और ये भी थ्रू आउट द ऑडिट रहती है। ओके, सो नेक्स्ट इज योर स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में सर क्या हमें बस ओपिनियन देना होता है कि एफआरएफ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, एफएस ट्रेड रिव्यू दे रहे नहीं दे रहे नहीं, कुछ जगह पे आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ सकती है, फुलफिल करनी पड़ सकती है, जहां पे आपको रिपोर्ट देनी पड़ सकती है। जैसे हो सकता है कारो रिपोर्टिंग आपको एप्लीकेबल हो, तो कारो के ऊपर आपको रिपोर्ट देनी पड़ सकती है, कुछ मैटर्स होते हैं उसके अंदर। फ्रॉड अगर मिला तो फ्रॉड के ऊपर रिपोर्टिंग सेपरेट होती है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर आपकी रिपोर्टिंग हो सकती है, डिपेंडिंग की एप्लीकेबल है नहीं है। कोई और रिपोर्ट है जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रेफरेंस दिया हुआ है, और वहां पे अगर वो डेविएट करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो डिस्क्लोजर है, और वहां पे जो डिस्क्लोजर दिए हुए हैं, अगर उनमें डिफरेंस है तो उसके ऊपर आपको बोलना पड़ सकता है। ऐसे 720। सर नेक्स्ट क्लास क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट था इनहेरेंट लिमिटेशन। सर इनहेरेंट लिमिटेशन कहां होती है, क्यों होती है? बिकॉज़ सर रीजनेबल एश्योरेंस आप देते हो बिकॉज़ ये इनहेरेंट लिमिटेशन है, अदरवाइज तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते। तो बिकॉज़ सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे पाते? 3 चीजें हैं मेन। पहला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ऐसा है कि ऐसा सर कि जजमेंट इन्वॉल्व है, जब फिगर्स में जजमेंट इन्वॉल्व है, तो आप जब बोल नहीं सकते कि 100% ठीक है, वो जजमेंट चेंज तो फिगर्स चेंज, तो आपका प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी सब चेंज हो सकता है। तो जब आइटम साइड ठीक ही नहीं, आप ये बोल नहीं सकते 100% ठीक है, बिकॉज़ वहां जजमेंट्स इन्वॉल्व है, तो वो क्या है आपका 100% आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है, इसलिए रीजनेबल एश्योरेंस देते हो आप। सेकंड सर, आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर ऐसा है। कैसा सर? जैसे आपने ऑडिट किया तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं क्लाइंट ने, तो जब तक इन्फॉर्मेशन देगा सारी, तो 100% आप चेक कैसे करोगे? 100% कैसे बोल सकते हो सब चीजें ठीक है? दूसरा रीजन, अगर फ्रॉड जहां पे है तो वहां पे आपको क्लाइंट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, फ्रॉड कैसे बोलोगे? तो अगेन लिमिटेशन। तीसरा, ऑडिट करने गए हो, ये ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो आपके पास इन्वेस्टिगेशन टाइप की पावर्स नहीं है। जब उस टाइप की पावर्स नहीं है तो आप निकलवा नहीं सकते इन्फॉर्मेशन जोर जबरदस्ती से, तो वहां पे लिमिट लग जाती है आपकी ऑडिट करने के अंदर। अगर ऑडिट इन्फॉर्मेशन नहीं दी या कुछ उन्होंने गड़बड़ की, तो आप वहां पे लड़ाई नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, आप खाली ओपिनियन दे के आ सकते हो। तो दैट इज अगेन अ लिमिटेशन कि आप रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हो, 100% नहीं दे सकते। सर एक और पॉइंट है कि कॉस्ट और बेनिफिट के बीच में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि सर क्लाइंट की फीस नहीं, तो जितने एफर्ट हमसे रिक्वायर करता है, इतना एफर्ट इतना टाइम सब लगाएंगे, बट फीस इतनी दे रहा, तो हमें टेस्ट बेस पे चेक करना होता है, खत्म नहीं करना होता है उस टाइम पीरियड के अंदर, ताकि हमारी वो फीस जस्टिफाइड हो। ठीक है, तो अदरवाइज हम कम फीस में पूरी जिंदगी या पूरे साल तो काम नहीं कर सकते ना, कम फीस में पूरे साल बैठे रह के चीज चेक करें, तो टेस्ट चेकिंग करते हैं। तो जब 100% चीज चेक नहीं कर रहे, सैंपल बेस्ड चेकिंग कर रहे हैं, तो कैसे बोल सकते हैं कि 100% आइटम ठीक है? दैट मींस एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल। और सर कुछ और फैक्टर्स है, जैसे फ्रॉड हो गया आपका, आरपीटी हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो गई, गोइंग कंसर्न पे कुछ डाउट हो सकते हैं आपके, या नॉन कंप्लायंस हो सकती है लॉज एंड रेगुलेशन के साथ, तो उन केसेस में भी आपकी लिमिटेशन आ जाती है ऑडिट के ऊपर। सर इसके बाद क्या था? सर इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट था, दैट इज कंडक्ट ऑफ ऐसे, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। इसमें क्या था सर? इसमें सर कुछ पॉइंट्स थे, मेनली जैसे 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट कि सर सारे ऐसे अप्लाई करने हैं, हाँ सारे ऐसे अप्लाई करने हैं, बट ओनली वो जो रेलिवेंट है, वर्ड्स ना रेलिवेंट। सर रेलिवेंट कौन से होते हैं? वो रेलिवेंट होते हैं दोस्त जो ऐसे की जो सर्कमस्टांस है, जो ऐसे में लिखे हैं, जो कंडीशंस लिखी हैं, वो उस क्लाइंट पे उस एंगेजमेंट पे लग गए, तो ऐसे वहां पे रेलेवेंट हो गया। अगर वो नहीं सर्कमस्टांस एप्लीकेबल है तो ऐसे इररिलेवेंट हो गया। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल ऐसे 299, एग्जांपल ऐसे 570, एग्जांपल ऐसे 402, इनमें ऐसी कंडीशंस है। गोइंग कंसर्न आप हर एक पे जाके नहीं बोल सकते कि आपकी गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है, हर एक पे जाके आप जॉइंट ऑडिट का ऐसे नहीं लगा सकते अगर वहां पे सिंगल ऑडिटर है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका सर एक चीज और भी आपने बताई थी क्या, कि सर कुछ ऐसे हो सकता है, कोई ऐसे पूरा लग रहा हो, कुछ ऐसे ऐसा हो सकता है आधा लग रहा हो आधा ना लग रहा हो। एग्जांपल देना मैंने ऐसे 501 की पार्शियल एप्लीकेशन हो सकती है ऐसे की, जैसे कोई सर्विस इंडस्ट्री का आप ऑडिट करने गए, कंपनी का ऑडिट करने गए, तो वहां पे इन्वेंट्री के जो क्लोज है, जो इन्वेंट्री की जो चीजें हैं ऐसे 501 के अंदर, वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इन्वेंट्री कुछ नहीं होगी, लिटिगेशन और वो सेगमेंट इंफॉर्मेशन वाली चीज लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसे 501 वहां पे पार्शियल एप्लीकेशन हो गई उसकी, ठीक है, अप्लाई हो गया। और सर कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव वगैरह हम अचीव नहीं कर पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना है या नहीं देना उस केस में। अगर आप सारे ऐसे को कंप्लाई नहीं कर पाए जो एप्लीकेबल थे, तो आपको लिख के देना होता है क्यों नहीं कंप्लाई किया। अगर कंप्लाई कर रहे हो सबको, तो आपको नहीं लिख के देना होता कि आपने कंप्लाई किए हैं सबके साथ। ओके, तो ये ऐसे 200 की पूरी एंटायर रिवीजन थी, जो आपने ये 2 चार्ट में कवर हो गई, उनसे 3rd चार्ट में, 3 चार्ट में सॉरी कवर हो गई ये। ठीक है,
तो आप इन 3-4 को अच्छे से माइंड में बिठा लेना, इसके बाहर से नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। मैं आपको दिखाता हूं। अब हम करते हैं ऐसे 200 के 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थ्योरी क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग करेंगे इसमें एमसीक्यू, फिर करेंगे हम करेक्ट इनकरेक्ट। या एक काम करते हैं, सॉरी, पहले हम करेक्ट इनकरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम थ्योरी करते हैं, फिर हम करते हैं एमसीक्यू। तो पहला आपका क्वेश्चन है, आप देखो, आपने जो पढ़ा है ना, अब आपको मजा आएगा यार, हमने जो पढ़ा है क्या वो एग्जाम में आया है? हाँ, वो आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर आईसीए में पूछा है। न्यू कोर्स में से मैंने मेनली ये क्वेश्चंस लिए हैं कि हाँ ये पूछा है, आईसीए के मटेरियल में दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, तो आपको करने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपके टाइम में, कोई नया थोड़ी ले आएगा। जैसे 200 जो है वो तो 200 ही है ना, तो आप प्रिपेयर पे जाओगे तभी तो फायदा है, लिख करके जाओगे। घर पे आपको बैठ कर क्या करना है, एक चीज और करना, ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, प्रिंट निकलवाना जैसे भी पॉसिबल हो, क्वेश्चन लेना और आंसर अपने आप लिखना। अभी तो मैं करवा रहा हूँ, फिर आप आंसर अपने आप लिखना, आप देखना कितना टाइम लग रहा है, कितना ठीक हुआ आपका, कितना मैच कर रहा है इसी के आंसर से, तभी एग्जाम में आप सोल्व कर पाओगे दोस्त, अच्छा सोल्व कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, the auditor is expected to and cannot reduce risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from MMS due to fraud or error। ये बोल रहा है कि क्या ऑडिटर से एक्सपेक्ट कर सकते, ऑडिटर एक्सपेक्टेड होता है ऑडिटर से कि वो ऑडिट रिस्क को, ऑडिट जो रिस्क है उसको जीरो नहीं कर सकता, मतलब जीरो नहीं कर सकता। ऑडिट रिस्क में क्या क्या चीजें होती है, 3 चीजें होती है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। मैंने क्या बताया था आपको पहले वाली वीडियो में, सर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ऑडिटर नहीं कम कर सकता, ऑडिटर क्या कम कर सकता है, डिटेक्शन रिस्क कम कर सकता है, बिकॉज वो ही उसके हाथ में है। आता किसे, डिटेक्शन रिस्क ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क तो प्रोसीजर परफॉर्म किए बिना ही होता है, तो उन दोनों को कम नहीं कर पाएगा, तो जीरो नहीं कर पाएगा, कम कर सकते हैं बट जीरो नहीं कर पाएगा। जीरो तब होगा जब तीनों जीरो हो जाएंगे, इक्वेशन ये ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो तीनों जीरो होंगे तो टोटल जीरो होगा, तो जीरो नहीं कर सकता, रिड्यूस कर सकता है एक्सेप्टेबल लेवल तक। यही इसके अंदर लिखा हुआ है, मैंने बोल्ड कर दिए, दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट व्हिच रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस बीइंग परसुएसिव rather than conclusive। मतलब परसुएसिव ऑडिट एविडेंस आपको मिलते हैं, परसुएसिव मिलते हैं, कंक्लूसिव नहीं मिलते, जिनके बेस पे आप डिसीजन ले सको। तो इसलिए आप ये बोल नहीं सकते कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, जीरो नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन, इट इज नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। मैंने बताया था यस कि करेक्ट, कि हाँ जरूरी है आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पूरे टाइम मेंटेन करना है। क्यों सर, ऐसा क्यों यार? पूरे ऑडिट में आप जब भी कोई आइटम चेक कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट ले रहे हो, कुछ भी चीजें समझ रहे हो, तो आपको यार क्वेश्चन ही माइंड रखना है ना। अगर आपने, आपको मैंने बताया था उस वीडियो में, आपका काम वहां जाके मैच करने का नहीं है, यू आर चार्टेड अकाउंटेंट है, बट आप ओनली अकाउंटेंट है। चार्टेड मतलब आपका माइंड ऑडिट का माइंड है, आपको प्लस वन में तो सिखाया कि मैच करना है, बट ऑडिट के टाइम पे आपको मजा आना चाहिए मैच ना होने में। तो वहां पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट मिले, जो भी आपको एविडेंस मिले, कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, कोई भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए उसमें कोई चीज हुआ है, तो वो आपको सारी चीजें, कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब पूरे ऑडिट के टाइम पे आप प्रोफेशनल अपना क्वेश्चनिंग माइंड और अलर्ट माइंड रखेंगे। ओके, तो इसमें यही लिखा हुआ है, इसको डिफाइन आप पढ़ सकते हो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड होता है, जिसमें ये इसका मतलब ये होता है, इट इज नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू मेंटेन, मतलब आप ये देखो आईसीए ने आंसर लिख रखा है, मैंने अपनी तरफ से आंसर नहीं बनाया, आईसीए ने आंसर लिख रखा है, को तो कितना इजी है, बट आपको लिखना आना चाहिए, आपको आता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब सबको पता है, आपको, मेरे को, सबको पता है, बट आपको लिखना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसे आपको प्रेजेंट करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज, देयर इज, ये क्या बोल रहा है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है? मैंने अभी बताया प्रीवियस के टाइम पे, शायद ऐसे 200 के टाइम पे कवर मे भी ना किया हो, बट अभी समझा आपको, या समझ तो पहले भी जाना चाहिए था कि इनवर्स रिलेशनशिप आपको समझाया ना, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो आपके ऑडिटर प्रोसीजर क्या करेगा, ज्यादा परफॉर्म करेगा, रिस्क ज्यादा है तो प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करेगा, तो डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कम है तो प्रोसीजर ऑडिटर कम परफॉर्म करेगा, तो डिटेक्शन रिस्क ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज नो रिलेशनशिप, नहीं, इनकरेक्ट, देयर इज अ रिलेशनशिप बट दैट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, और वही आपको लिखना है। मैं आपको हिंदी में बताता जा रहा हूं, बस आपको देखना है, हाँ यार यही आपको बस हाउची करनी है, हाँ टिक, यार जो सर बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वही लिखा हुआ है इसे ने भी। ये देखो एमडीपी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये मॉक टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है, कौन से मॉक टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एंड कैन रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। अब उसका ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था उसका ऑपोजिट आ गया, इनकरेक्ट। यार वो रिड्यूस कर सकता है बट जीरो नहीं कर सकता, तो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों नहीं कर सकता जीरो, बिकॉज़ ये वाले जो रिस्क होते हैं तो इनहेरिटेड कंट्रोल इसके ऑडिटर के हाथ में नहीं होते, ये ऑलरेडी होते हैं, आपको वही एक्सप्लेन करना है। The objective of audit is to obtain reasonable absolute assurance and to report। देखो लाइन देखो, एकदम से पढ़ते पढ़ते अगर किसी ने इसको ऐसा पढ़ लिया कि टू
ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, करेक्ट लिख दोगे, बट क्या बोल रहा है टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, गलत है। दो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस लेना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना नहीं, तो इनकरेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल रिस्क इज द susceptibility of an account balance or class of transaction to misstatement that could be material either individual, ये कंट्रोल रिस्क का मतलब बताया हुआ है, with misstatement in other values of classes assuming that there were no related internal control, गलत है। ये डेफिनेशन जो मीनिंग है इनहेरेंट रिस्क है, ये कंट्रोल रिस्क का मतलब नहीं है। कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है कंट्रोल की वजह से हुआ, और लास्ट में क्या बोल रहा है कि ऐसे मान लो कि कोई रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल नहीं थे, अरे तो उसका मतलब इनहेरेंट रिस्क है, वो कंट्रोल को कंसीडर किए बिना जो रिस्क होता है दैट इज इनहेरेंट रिस्क, नॉट द कंट्रोल रिस्क। एंड अब फिर से क्वेश्चन अभी पढ़ाया बिल्कुल यार, ऑडिट एंड ऑडिट इज एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलेज्ड रॉन्गडूइंग, नहीं, ऑडिट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपको ओनली रिपोर्ट देने के लिए बुलाया है, ओपिनियन देने के लिए बुलाया है, रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए बुलाया है, आपको वहां पे मारपीट करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए नहीं बुलाया, आपको कोई चीज नहीं मिल रही है आप उसको भी रिपोर्ट में डालो, बात खत्म करो, आप उस वहां पे लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते हो, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये, कोई लीगल पावर नहीं है उसकी वो जाके वहां पे सर्च करे, वो सब सीज करे, वो सब नहीं कर सकता। द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्वड इन इज इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर व्हिच देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये बोल रहा है क्या आप ऑडिटर ऐसा बोल सकता है कि यार मेरे को है ना डिफिकल्ट हो रहा था कोई चीज को अप्लाई करने में, कोई प्रोसीजर अप्लाई करने में डिफिकल्टी हो रही थी, टाइम कम पड़ गया था मेरे पास, या कॉस्ट बहुत बैठ रही थी, मेरे को इतनी फीस नहीं मिल रही थी, तो मैंने वो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, तो क्या ये वो बोल के बच सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बच सकता है। बोल रहा है कि जिस चीज को कोई अल्टरनेटिव नहीं है ये बोल के वो बिल्कुल नहीं बच सकता, उसको एप्रोप्रिएट प्लानिंग करनी पड़ेगी और अलग अपने प्रोसीजर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो क्या अदर चीजें कर सकता है उस केस के अंदर। नेक्स्ट, द एसेज ऑर्डिनरी रेफर टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क सेपरेटली। ये देखो क्या कितना गजब बोले, क्या ऐसे के अंदर दोनों चीजें अलग अलग दी हुई है, ये बोल रहे हैं यार दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को मिला के बनता है रोमम। तो आपको पता होगा ऑर्डिनरी रिस्क का टॉपिक कि हमने पढ़ा था इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क इज आरओएमएम, तो अलग अलग नहीं बोला कि दोनों अलग अलग है, दोनों मिला के दी मैं दोनों को साथ में स्टडी होता है, ऑडिटर भी प्रैक्टिकल दोनों को साथ में स्टडी करता है, बिकॉज़ कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जहां पे कंट्रोल्स ना हो, और कंट्रोल सब जगह है, तो इनहेरेंट प्लस कंट्रोल रिस्क दोनों ऑडिटर साथ में स्टडी करता है। बेसिकली कंट्रोल्स चेक करता है ऑडिटर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल टीओसी जिसको बोलते हैं वो करता है ऑडिटर, और वहां से जो रिस्क निकालता है उसके बेस पे फिर वो टीओडी या अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करता है। अभी आगे आएंगे ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स, बट ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग थ्योरी क्वेश्चन पे, ये आपके थे वो थे करेक्ट इनकरेक्ट। अब आपका पहला थ्योरी क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, आईसी का स्टडी मटेरियल का, ये एमएनओ लिमिटेड रिक्वेस्टेड ऑडिटर सीएपी टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस दो, क्या बोल रहा है हमारी 10 ब्रांचेस के ऊपर आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस दो और कंफर्म करो कि ऐसा ऐसा है। यार ऑडिटर एक्सपेक्टेड आप कैसे बोल सकते हो ऑडिटर से, ऐसे दोस्तों को आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव उसके ये दो होते हैं, आप ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे, बिकॉज़ ये लिमिटेशन होती है ऑडिट की, ये आपको सारी कहानी उसमें लिखनी है, बिकॉज़ जो उसको ऑडिट एविडेंस मिलते हैं वो परसुएसिव मिलते हैं ना कि कंक्लूसिव, तो ये आपको लिखना है, तो इसलिए इसके अंदर आपको लिखना है जो वो एमएनओ लिमिटेड बोल दिया लास्ट में, तो सीएपी कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस टू एमएनओ इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ब्रांचेस, कंक्लूजन खत्म। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि डीईएफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुली क्या कैरी किया ऑडिट श्री गारमेंट्स का इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ऑडिट कंप्लीट हो गया, उन्होंने कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली जो फ्रॉड की वजह से थी, जो नोटिस नहीं हुई, और ऑडिटर ने जो रिपोर्ट नहीं की, ऑडिट खत्म हो गया, ऑडिटर ने कुछ फ्रॉड था वो ऑडिटर के प्रोसीजर्स के अंदर पकड़ा नहीं गया, ठीक है, बाद में पकड़ में आया, तो मैनेजमेंट ऑडिटर की गलती निकालता है कि ऑडिटर की गलती है। अब एक चीज बताओ, क्या ऑडिटर फ्रॉड पकड़ने जाता है? पहला क्वेश्चन, नहीं सर नहीं, ऑडिटर ओनली ओपिनियन देने जाता है, अगर उसको फ्रॉड मिलता है तो वो उस पे अलग से रिपोर्ट करता है, अलग से डिस्कस करता है, अलग से प्रोसीजर परफॉर्म करता है। फ्रॉड पकड़ना वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव वाज टू गिव द एब्सोल्यूट रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है या नहीं, रीजनेबल देना, आप ठोक के नहीं बोल सकते कि कोई फ्रॉड नहीं है, आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने प्रॉपर प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसके अंदर कोई फ्रॉड निकला नहीं, ठीक है, और जो फ्रॉड निकला है तो आपको बताना पड़ेगा कि सीनियर निकला है कि आपने प्रोसीजर में प्रॉपर प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, तब फ्रॉड तब भी नहीं निकल पाया, वो रीजनेबल हमारे प्रोसीजर थे,
क्योंकि फ्रॉड होता है बहुत ही कंसील किया जाता है, फ्रॉड को छुपाया जाता है तरीके से, तो ऑडिटर को वैसे भी नहीं मिलेगा। इनहेरेंट लिमिटेशन में पढ़ा था कि अगर फ्रॉड है तो ऑडिटर के प्रोसीजर फेल हो जाते हैं उस पे एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, उसको निकालने के लिए। तो यही आपको लिखना है कि इनहेरेंट लिमिटेशन है तो एक अनअवॉइडेबल रिस्क होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो रहेगा कि कुछ मेटल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना हो पाए, चाहे ऑडिटर आपने कितना भी प्रॉपर्ली प्लान किया हो, चाहे आपने दुनिया लगा दी ऑडिट के अंदर, बेस्ट से बेस्ट सील लगा दी ऑडिट करने के अंदर, फिर भी एक रिस्क रहता है। ठीक है, तो जो सब्सिक्वेंट जो बाद में मेटल मिसस्टेटमेंट मिली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि कोई फ्रॉड है, वो ये इंडिकेट नहीं करता कि ऑडिटर ने अपने काम को ऐसे के हिसाब से नहीं किया, वो खाली इंडिकेट नहीं करता। वो अगर आप ऑडिटर से पूछोगे तो ऑडिटर को आप जब बोलोगे तो ऑडिटर को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ उसने प्रॉपर प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, बट इस एरर मिलना या फ्रॉड मिलना सब्सिक्वेंटली इज नॉट अ प्रूफ ओनली कि ऑडिटर ने काम नहीं किया। ठीक है, लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते अब यहाँ पे ऑडिटर के अगेंस्ट एक चीज कि इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की, तो मैं तो नहीं कर पाया, मैं तो नहीं कर पाया। अरे इनहेरेंट लिमिटेशन है दोस्त, मान लिया, बट एज अ ऑडिटर जो आपसे एक्सपेक्टेड प्रोसीजर थे उस केस में क्या आपने वो अप्लाई किए? हाँ जी किए, तो आपकी गलती नहीं है। आपने नहीं किए देन इट्स योर फॉल्ट। 2 यही लिखा हुआ है आगे भी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यार प्रोफेशनल जजमेंट में मैंने आपको बताया ना, ये क्या बोल रहा है, प्रोफेशनल जजमेंट इज एसेंशियल टू द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट, डिस्कस इसको बताना है। तो वही आपको लिखना है प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में, प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में कि एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग तीनों से मिलके ये होता है, और हमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर ये अप्लाई करना होता है, जब हम अप्लाई करते हैं, और कहां-कहां पे हमें हेल्प करता है। प्रोफेशनल जजमेंट हमें पूरे ऑडिट के अंदर अप्लाई होती है, हमारी मटेरियलिटी के अंदर, रिस्क के अंदर, वो पूरा कंटेंट आपको इसके अंदर लिखना है। 3 से 4 5 मार्क्स का पूछा है, 3 से 4 का नहीं सॉरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है नवंबर 18 एग्जाम में, आप देख रहे हो। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ रहे हैं, आप ऐसे मतलब एग्जाम में आ रहे हैं, तो ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर, सीरियसली आई एम गिविंग माय 100% बेस्ट फॉर यू गाइस, बिकॉज ऑडिट एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ जाता है। सी इंटर में आप पहली बार पढ़ रहे हो ये चीज, आपने अकाउंट्स पहले पढ़ा हुआ है, आप सीपीटी में और भी 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, बट टैक्स है, ऑडिट है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। टैक्स में फिर भी कैलकुलेशन है तो आपका माइंड वहां पर बहुत अच्छा चलता है मे बी, बट ऑडिट के अंदर प्योर थ्योरी है, तो इसको हमें इंटरेस्टिंग बनाना है, इसको हमें प्रैक्टिकल से लिंक करना है। प्योर थ्योरी बोलने में है, अगर आप मेरे से पूछोगे ऑडिट यार 100% प्रैक्टिकल है, बट थ्योरी समझ के प्रैक्टिकल कराना है ना। प्रैक्टिकल जाके खाली थोड़ी ना ऑडिट कर दोगे, पता तो होना चाहिए यार हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, इतना ऑडिट हमें करना होता है, इस टाइप के एश्योरेंस हमें लेनी होती है, ये टाइप का रिस्क हमें मिल सकता है, फ्रॉड बाद में मिला तो हम क्या करेंगे, जजमेंट कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, तो ये सब पता होगा तभी तो आप जाके ऑडिट करोगे। आपको फ्यूचर में ऑडिट करना है, बड़ी बड़ी कंपनीज अगेन बोल रहा हूँ संभालनी है, ऑडिट करना है उनकी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई ऑडिट करता है उसने भी ऑडिट पढ़ा होगा पहले, वो भी सीए है, उसने भी पहले आर्टिकलशिप की, इंटर पास किया, फाइनल में आया, फिर वो ऑडिटर बना रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको बड़ा सोचना है। अगेन वही चीज, जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आगे ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे क्वेश्चन, रिकॉग्नाइजिंग दैट सर्कमस्टेंसेस मे एग्जिस्ट दैट कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, डिस्कस एनी 4 एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि 4 एग्जांपल दो कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपने अप्लाई किया है, मतलब जहां पे आपको यूज होगा। एग्जांपल आप जब आपको कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, पहला ये बोल रहा है ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। नेक्स्ट बोल रहा है इंफॉर्मेशन आई ऑडिटर को कि जो डॉक्यूमेंट जो मिला है, जो आपको प्रूफ मिला है किसी ट्रांजैक्शन का, जो एविडेंस मिला है, सपोर्टिंग मिली है, वो क्या है, वहां पे लायबिलिटी का डाउट है आपको। ठीक है, तीसरी चीज कंडीशन कोई ऐसी है जो आपको लग रहा है कि फ्रॉड पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। फोर्थ सर्कमस्टेंस आपको सजेस्ट करता है कि आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, तो आपको डाउट है कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, और ये इससे क्या होता है, आपका रिस्क कौन सा कम होता है, आपके ये 3 टाइप के रिस्क आपके कम होते हैं कि आप ओवरलुक नहीं करते अनयूजुअल सर्कमस्टेंस को, ओवर जनरलाइज नहीं करते जब कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, और इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं लेते आप जब आप नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर को डिसाइड करते हो। तो ये आपको ऑडिट को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सप्लेन करना था, कर दिया हमने। सर इतने क्वेश्चन थे, हाँ देखो 4 नंबर का नवंबर 19 में पूछा है फिर से, 5 नंबर का नवंबर 18 में पूछा है फिर से, मतलब पूछा था। तो आप देख रहे हो, अब इस बार में आप ये मत लगाना कि नवंबर अब तो नवंबर 20 में पूछेंगे, ऐसे नहीं खेलना। आपने क्वेश्चन करने हैं, ढंग से करने हैं, पूरा ढंग से आपको समझ में आ गया। अब हम इसके करते हैं एमसीक्यू, अब आएगा मजा। अब एमसीक्यू करते हैं जल्दी जल्दी इसके एमसीक्यू। अब एमसीक्यू के लिए मैं इसके आंसर्स ओपन कर लेता हूं। यस, इसके एसए 200 के, फिर हम एसक्यूसी 1 के देखते हैं। तो एसए 200 के आपको ना चीटिंग नहीं करनी यार, मेरे को आंसर्स ओपन करने पड़ते हैं बिकॉज़ 2 स्लाइड है ना इसलिए, अदरवाइज नीचे बार बार जाना पड़ेगा।
तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, एमसीक्यू। एमसीक्यू पे ध्यान रखना दोस्त, एमसीक्यू आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने होते हैं, या फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन बीच में लास्ट में। बिकॉज एमसीक्यू आप अगर पहला क्वेश्चन उठा लोगे एमसीक्यू का, तो हो सकता है आपका टाइम निकल जाए और आप मेन क्वेश्चंस ना कर पाओ। तो एमसीक्यू तो बीच में उठाओ पेपर के, एग्जाम के, या आप लास्ट में उठाओ, ऐसा पूछ सको एमसीक्यू का। जल्दी हो सकते हैं कुछ एमसीक्यू में आपको टाइम हो जाएगा। तो पहला एमसीक्यू इसका क्या है, एज पर एसे 200 और ऑब्जेक्टिव नाम दे दिया इन कंडक्टिंग ऑल ऑब्जेक्टिव के ऑडिटर के, ये पूछ रहा है। अब इतना सा क्वेश्चन है, ए बी सी डी, बताओ कौन सा है सर, दोनों ऑब्जेक्टिव है ए एंड बी, रीजनल एश्योरेंस देना एंड रिपोर्ट इशू करना। तो सर सी इसका आंसर है, फर्स्ट का सी, देखते जाओ, खत्म। सेकंड सर ऐसे 200 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होनी चाहिए यार, एप्लीकेबल है आपके हिसाब से, मतलब खुद ही बोल रहे हो, ऑप्शन देखो मत, क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो ही मत, या सुनो और फिर आप ऑप्शन देखो कि मतलब खुद बोलो माइंड में कि हाँ ये हो सकता है इसका, और फिर देखो ऑप्शन में है सेकंड का सी, एप्लीकेबल एफआरएफ। सर कुछ रीजंस होते हैं ऑडिट जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग देते हैं, जिसके बेस पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाया। कौन से ऐसे रीजंस है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ना। फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड स्कीम्स टू कंसील द फ्रॉड, कि फ्रॉड ऐसा होगा कि वो जिससे फ्रॉड कंसील होता है, तो ये वन ऑफ द रीजन है जिससे आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाओगे। ये वन ऑफ द रीजन है या नहीं है, ऊपर बोल रहा है कौन सा इनमें से नहीं है रीजन कि आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाए, तो सर ये तो रीजन है, इसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते, बिकॉज़ फ्रॉड मिलता नहीं है। दूसरी चीज, देयर आर डिफिकल्टी इन अप्लाइंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है ऑडिटर को, तो क्या ये वन ऑफ द रीजन नहीं है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाए। थर्ड, मोस्ट ऑफ द एविडेंस जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है वो पर्सुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव होते हैं। हां सर ये तो रीजन है, ये लिमिटेशन है ही, इसीलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते। फोर्थ, कुछ जो एफएस है, कुछ एफएस के आइटम्स है, वो वेरिएबिलिटी बाय मैनेजमेंट, मतलब वहां जजमेंट इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट की। हां सर ये भी हमने पढ़ा कि लिमिटेशन है, इसीलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं पाते। तो उसमें से कौन सा है सर, सेकंड वाला। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करने में डिफिकल्टी है, हम ऐसा बोल दें और इसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पा रहे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो सेकंड इसका आंसर है। फ्रॉड नहीं पकड़ पाएंगे तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रॉड छुपाते हैं जानबूझ करके। एफएस के अंदर जजमेंट इन्वॉल्व होती है, हां जी, इसलिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते। और आपके एविडेंस जो होते हैं वो कंक्लूसिव नहीं होते सारे, इसलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते। तो ये तीनों तो रीजन है, कौन सा रीजन नहीं है, सेकंड वाला। तो इसका देख लो आप, थर्ड का बी। अगेन फोर्थ क्वेश्चन, एफआरएफ इज अडॉप्टेड बाय, कौन अडॉप्ट करता है एफआरएफ, ऑडिटर अडॉप्ट करता है, मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी, या दोनों। मैंने आपको क्या बताया था अभी आज की रिवीजन में कि अडॉप्ट करने का काम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी का है, और ऑडिटर का काम है चेक करना। तो एडॉप्शन का मतलब इसका है डी, दोनों करते हैं, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी अलग-अलग हो सकते हैं, कई में सेम होते हैं, तो दोनों ही आएंगे। फोर्थ का डी। फिफ्थ का, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद, उनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑडिटर को, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करना, ये सब कुछ देना, ये सब कुछ है सर। ये हमने पढ़ा नहीं है कि प्री कंडीशंस के अंदर आप लोग पढ़ेंगे ऐसे 210 के अंदर, बट ऐसे 200 का भी ये पार्ट है, तो इसके अंदर ये एमसीक्यू डाल दिया, ठीक है। तो सब कुछ देना ये रिस्पांसिबिलिटी होती है मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की ऑडिटर को, ऑल ऑफ दिस। फिफ्थ का सर डी। सिक्स्थ का सर बता दो सर, सिक्स्थ का क्वेश्चन पढ़ो, प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको 3 चीजें, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग को अप्लाई करना। तो इसमें तीनों चीजें आ रही है, ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, यस ऑब्वियसली डी होगा इसका, ऑल ऑफ दिस। तो सर सिक्स्थ का डी है। सेवेंथ पे सर, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है यार, आपको बताया आपको पता है, ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो इसमें मतलब समझाने वाली कोई चीज नहीं है, हायर बट नॉट एब्सोल्यूट, यस ये आएगा इसका सर। ये तो है ही नहीं, हायर एंड एब्सोल्यूट, ठीक है, अलग होते हैं दोनों। लोअर बट नॉट एब्सोल्यूट, मैंने कहा था कि लोअर नहीं हो सकता, ना 40 मार्क्स से कम थोड़ी ला सकते हो आप, और लोअर एंड नेगेटिव तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो आपका ये रहेगा ए, हायर बट नॉट एब्सोल्यूट, 100% से थोड़ा कम, तो आपका 7th का है ए। 8th का आपका है, 8th क्वेश्चन क्या है, ऑडिट रिस्क कंसिस्ट ऑफ, ऑडिट मैंने कहा था दो चीजें होती है, रिस्क ऑफ मेंटल स्टेटमेंट प्लस डायरेक्शन रिस्क। तो इसका क्या है सर, सी क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड बी, यस बोथ ए एंड बी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, कई लोगों को अगर ये नहीं पता रिस्क ऑफ मेंटल स्टेटमेंट क्या है, तो वो टिक करके आ जाएगा डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क का मतलब ये। तो रिस्क ऑफ मेंटल स्टेटमेंट का मतलब है इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क, और प्लस डिटेक्शन रिस्क कर दो तो तीनों को मिला के बनता है ऑडिट रिस्क। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, बोथ ए एंड बी। 8th का है आपका सी। सर 9th का क्या है, द स्कोप ऑफ ऑडिट इज डिटरमाइंड कंसीडरिंग, कि स्कोप ऑडिट का कैसे डिसाइड होता है सर, लोगों को भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। हमें ऑडिट जो आईसीए ने प्रोनाउंसमेंट्स निकाली हुई है, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह निकाले, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है, और हमें जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो भी ऐसे 210 में पढ़ेंगे उनको भी ध्यान रखना होता है। इन सबको मिला करके हमारा डिसाइड होता है स्कोप। हाँ, तो ऑल ऑफ दीज, यस ऑल ऑफ दीज, 9th का डी।
So 10th, auditor is required to obtain dash level of assurance about the misstatement of fact. वो यार reasonable level की एब्सोल्यूट ले सकते ना, तो अगेन सी, मतलब कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल प्लेन है, आपको समझा खुद ही आप बोल दोगे, ऑप्शन देखोगे भी नहीं। 10th का सी। 11th, as per essay 200, which of the following is most appropriate in relation to professional skepticism? ये अगेन एक गुड क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी चीज इन सब में से एप्रोप्रिएट है सबसे ज्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में। सारी ही एप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा कौन सी एप्रोप्रिएट है? कि नंबर 1 कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑडिटर को रखना होता है कि वो क्या करता है, उसको हेल्प करता है कि वो बायस व्यू पॉइंट रखे कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड या एरर कहीं ना कहीं किया होगा, ठीक है। दूसरा, ऑडिटर का पास्ट एक्सपीरियंस अगर एंटिटी के साथ ऐसा है जो इंडिकेट करता है ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को रिड्यूस करना है। ऑडिटर को लगता है यार ये तो बहुत अच्छे भले मानुस है, ये तो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को पास्ट एक्सपीरियंस है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कम कर दो, ऐसे तो हो ही सकता। तीसरा है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको थ्रू आउट द ऑडिट अप्लाई करना है। सर ये हमने सुना था, आपने बताया था, और ये है भी पॉइंट्स में। अच्छा ठीक है सर। फोर्थ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आप यूजफुल नहीं होगा जब आप जज करते हो अनयूजुअल ट्रेंड्स को। नहीं सर ऐसा तो नहीं होता। तो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है आपका? थर्ड, कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको थ्रू आउट द ऑडिट अप्लाई करना है। 11th का सी। सर 12th, हाँ 12th देख लो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर दैट द ऑडिटर शुड बी, कैसा होना चाहिए ऑडिटर का जो व्यू पॉइंट है? सर अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी तो चलेगा, डी तो चलेगा, बी और सी बचे। सर अलर्ट हो तो क्या अलर्ट किससे रिगार्डिंग हो? यार मिसस्टेटमेंट हो सकती है नहीं तो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट की बायसनेस की पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, उसके टुवर्ड्स अलर्ट रहना है, तो दैट इज बी, 12th का बी। 13, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, क्या होता है आपका? ऑडिटर एक्सक्लूडेशन ऑफ नहीं कर सकता। हाँ जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऑडिटर को जो एविडेंस मिलते हैं वो कंक्लूजन नहीं मिलते। हाँ जी। ऑडिटर रिस्क को जीरो नहीं कर सकता। हाँ जी। तो ऑल ऑफ दिस ही है, जब तीनों हाँ जी बोल दे तो 13th क्या है? डी, 13th का डी। 14th क्या है सर? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर डिस्क्राइब अंडर, किस में दिया हुआ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? सर ऐसे 200 में दिया है, आपने बताया तो था, नाम ही उसको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, तो ऐसे 200 14th का ए। अच्छा ठीक है। 15th पे आ जाओ। सर ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड और रिड्यूस नहीं कर सकता ऑडिटर्स को जीरो बिकॉज़ कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट, ये कहां दी हुई स्टेटमेंट? सर अगेन ऐसे 200 में दी हुई ना, ये तो आपके अगेन ऐसे 200 में का पार्ट है, तो 15th का अगेन ए। सर 16th पे आ जाओ। 16th का बताओ, कुछ प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन होते हैं ऑडिटर के ऊपर जो उसकी एबिलिटी, ऑडिट एविडेंस की एबिलिटी को ऑब्टेन कर, मतलब फिर से पढ़ते हैं। सब प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इंक्लूड, मतलब कुछ उसमें लिमिटेशन लगती है लीगल एंड प्रैक्टिकल, जिससे वो ऑडिट एविडेंस प्रॉपर ऑब्टेन नहीं कर पाता। वो कौन सी लिमिटेशन होती है? एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिजेड रॉन्गडूइंग, यस सर ये होती है, हमने पढ़ा था। फ्रॉड जाऊंगा वो छुपाया जाएगा, तो ये भी हमने पढ़ा था। तीसरा, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दी ना हो, हाँ सर ये भी हो सकता है। तो चारों तीनों ही तो हैं, इसलिए तो ऑडिटर की एविडेंस जो मिलते हैं उसके अंदर लिमिटेशन होती है, पूरे नहीं मिलते उस में से। तो एनी ऑफ देम 16 कोई भी हो सकता है इनमें से। लास्ट 17 सॉरी, रेफर टू एन एटीट्यूड जो क्वेश्चनिंग माइंड होता है सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये कैसे क्वेश्चन है सर? सर यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ आपको देखने को मिलेंगे, लेवल कुछ का अच्छा हो, कुछ का ऐसा ही होगा बिल्कुल नॉर्मल। 17 का सी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। लास्ट नेक्स्ट सर, ये आप पढ़ लो पूरा डेफिनेशन, आपने लास्ट देखो, कंट्रोल कंसीडर किए बिना, कंट्रोल को कंसीडर किए बिना जो रिस्क ऑलरेडी होता है, क्या बोलते हैं उसको? सर इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं उसको। तो सर इसका बी आएगा, कितना आसान है। 18 का बी। 19 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कब किसकी असेसमेंट के लिए शुरू होता है? सर वो एविडेंस के लिए शुरू होता है, मैं ये समझा था, डॉक्यूमेंट्स की नहीं, एविडेंस की, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट्स, या हमें जो एविडेंस मिल रहा है, ठीक है, उसकी असेसमेंट, क्रिटिकल असेसमेंट करने के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मिल रहे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो है नहीं है, तो ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना पड़ता है। 19th का बी। 20th सर, 20th मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर द ऑडिटर एज्यूम दैट मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? रीजनेबली ऑनेस्ट है, ना ऑनेस्ट है, ना डिसऑनेस्ट है, नॉट नेसेसरली ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। आप बताओ क्या लग रहा है आपको? कितना सही क्वेश्चन है, आपने मतलब दिमाग लगाना है, आप उसको ये मान के चलोगे कि वो आपकी, मेरे हिसाब से 20th का बी की, ना वो ऑनेस्ट है ना वो डिसऑनेस्ट है। आप ये नहीं बोल सकते रीजनेबली ठीक है यार तो छोड़ो, या यार वो बिल्कुल बेकार है तो पकड़ो। आपको ना वो ऑनेस्ट है ना वो डिसऑनेस्ट है, न्यूट्रल माइंडसेट लेके आपको चीज चेक करनी है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड बीइंग अलर्ट टू, किस चीज के रिगार्डिंग आप अलर्ट रहते हो? सबके रिगार्डिंग रहते हो यार, ऑडिट एविडेंस के, अनयूजुअल सर्कमस्टेंस के, कंडीशन जहां पे फ्रॉड हो सकता है, सबके, ऑल ऑफ द अबव। 21 का डी।
22 which of the following is not a limitation of audit? Audit की लिमिटेशन कौन सी नहीं है? Audit objectivity, अरे लिमिटेशन कैसे हो सकती है? Audit objectivity का मतलब होता है एविडेंस के बेस पे बोलना। टेस्ट चेकिंग, ये सब एक लिमिटेशन है, बिकॉज़ हम 100% चेक नहीं कर रहे तो लिमिट कर देता है ऑडिट के काम को, ठीक है। परसुएसिव ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि ऑडिट एविडेंस की परसुएसिवनेस की वो कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर कुछ लिमिटेशन है। ये बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन, लिमिटेशन तो नहीं है। तो सर इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो लिमिटेशंस है इनहेरेंट वो भी है, जो हमारे काम को लिमिट करती है, ठीक है। जो हम एविडेंस लेट करते हैं उसकी परसुएसिवनेस भी है, और जो हम टेस्ट चेक करते हैं वो भी है। तो ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट अ लिमिटेशन, वो उसकी वजह से कोई इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं आ रही। तो इसका आएगा ए। आप देख लो 22nd का है ए। 23rd का सर which of the following statement is true with respect to inherent limitation of audit, कि इनमें से कौन सी चीज सही है? सर हमें ये समझ में आ रहा है देख करके कि ऑडिटर्स को जीरो नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं बट जीरो नहीं कर सकते, और एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है ले पाना। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? पहले में तो ये बोल रहा है कैन नॉट, आप देखो ऑप्शन बी तो काटेगा क्योंकि वो बोल रहा है कैन रिड्यूस ऑडिटर्स टू जीरो, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है फिर? कैन ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो पहला भी गया, दूसरा भी गया। तीसरे में क्या है? कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, चौथे में भी कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, इन दोनों में से एक है। अच्छा, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल, आप लैंग्वेज देखो सी और डी की, तो इसका ऑप्शन है डी। सी में बोल रहा है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना पॉसिबल नहीं है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री नहीं है। अरे एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल लेना पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना पॉसिबल नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल स्टेटमेंट से, तो इसका आएगा डी। 23rd का आएगा डी। 24th ऑडिट रिस्क किसका फंक्शन होता है? सर ये इनहेरेंट कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क का फंक्शन होता है। तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, फ्रॉड किसका फंक्शन होता है? आगे बोल रहा है एंड डिटेक्शन रिस्क, तो डिटेक्शन रिस्क को हटा दो, अब बचा कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क, बट इसने एक वर्ड और दे दिया रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। तो सर इसके अंदर तो दोनों आ गए ना, दोनों आ गए, यही तो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए 24 का सी आएगा। ए या बी नहीं आएगा, सी, दोनों का कंबाइंड बना के ही तो वो दोनों बनते हैं, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क। और सर लास्ट क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। यस सर यही है ए, 25 का ए, 24 का सीधा। तो ये आपका एसए 200 पूरा एंटायर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग S2C1 के क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं तो कवर कर लेते हो, बट मेरे को लग रहा है ये वीडियो का टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, ऑलरेडी 40 मिनट्स का हो गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक और वीडियो डाल देंगे इसके बाद, जिसमें आपका 15 मिनट या 20 मिनट में S2C1 का आपका कवर हो जाएगा क्वेश्चन बैंक ऊपर, ठीक है। तो ये आप ऐसे 200 का पूरा प्रॉपर देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट में भी हो गया हो, बट आप ध्यान ये चीज माइंड में रखो कि यार हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है हमने जो पढ़ा सर ऐसे 200 हमने पढ़ा, समझा, प्रैक्टिकल समझा, उससे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं हम उसको सोल्व कर पाए। हाँ यार, तो आप सोल्व ऐसे तो करोगे, यही तो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और अलग आएंगे क्या क्वेश्चंस? आप देखो ना 5 मार्क्स के नंबर 18 में, 5 मार्क्स के नंबर 19 में, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और ऐसे 200 बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, एमसीक्यू के लिए भी, क्रैकिंग ग्रेड के लिए भी, आपके थ्योरी या केस स्टडी के लिए भी। तो आप ढंग से इसको समझिए, मेरी पहले वाली वीडियो को देखें, उसको प्लीज लाइक करें, प्लीज शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम और इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे सोल्यूशन के साथ आ सकते हैं। अगर आप हमें बताएंगे तो प्लीज फीडबैक दें अपना, और लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक समझते रहिए, बिकॉज जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।